बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चे को एक डॉक्टर बनता देख सकें। वो इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस सीट के लिए कंपटीशन में अपने बच्चे को नीट की तैयारी करवाते हैं ताकि वो एक अच्छा रैंक लाके एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस परस्यू करके अपना एक अच्छा करियर बना सके। इंसिडेंटली एमबीबीएस एडमिशन इंडिया में सबसे सॉट आफ्टर डिग्री इसलिए भी है क्योंकि इंडिया की एमबीबीएस की एक ग्लोबल वैल्यू है। बट बहुत सारे पेरेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि आखिर इंडिया में अगर हमें अपने बच्चे का एडमिशन करवाना हो तो उसका क्या प्रोसेस है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप अपने बच्चे को इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना रहेगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको नीट यूजी की तैयारी और नीट यूजी के एडमिशन से रिलेटेड सिर्फ ऑथेंटिक और सही जानकारी ही मिलती है। हाय, माय नेम इज राकेश जैन। आई एम द फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर, एमबीबीएस लाइट हाउस एंड नीट मनोबल। नीट नेविगेटर इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो आपको एडवांस्ड डाटा एनालिटिक्स के बेस पे आपके डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा और नीट रैंक के बेस पे आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज तक ले जाने में हेल्प करती है। तो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप इंडिया में किसी भी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा। सबसे पहली बात जो आपको समझना है कि इंडिया में जो भी मेडिकल एडमिशंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ नीट यूजी के एग्जाम के बेस पे ही होने वाले हैं। नीट नेविगेटर के एक्सपीरियंस में हमने बहुत कॉमनली देखा है कि बच्चे बहुत अच्छी तैयारी के साथ नीट में जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली नीट के पेपर के प्रेशर के अंडर आके वो अपनी परफॉर्मेंस खराब कराते हैं। नीट का समझने के लिए हमें यह जानना है कि नीट एक पेन एंड पेपर ऑफलाइन टेस्ट होता है जो जनरली मई के पहले संडे को होता है। नीट 2 से 5 के बीच में होने वाला है और नीट के पेपर में बच्चे को 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो नीट यूजी की तैयारी कर रहे बच्चों को स्पीड और एक्यूरेसी के बीच में एक बहुत फाइन बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। तो उन बच्चों के लिए जो कि नीट के पेपर को लेके एंजाइटी में जी रहे हैं या स्ट्रेस में जी रहे हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशली नीट नेविगेटर ने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसका नाम है नीट मनोबल। नीट मनोबल बच्चे को उसकी क्लासरूम प्रिपरेशन को एग्जाम डे परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो नीट यूजी किसी भी मेडिकल एडमिशन के लिए एक एंट्री पॉइंट है। कोई भी मेडिकल एडमिशन बिना नीट को क्वालिफाई किए नहीं हो सकता। नीट को क्वालिफाई करने का मतलब ये होता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको कम से कम 50th परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर लाना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड कि YouTube वीडियोस में जो आप कट ऑफ सुन रहे हैं वो जनरली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस सीट के लास्ट एडमिशन की रैंक के बारे में रिफ्लेक्ट करती है। जहां तक हम नीट यूजी की कट ऑफ की बात करते हैं, जनरली डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर and number of participants who are appearing in the for the NEET UG, typically 135 से लेके 175 के बीच में कहीं पे भी आपका एक कट ऑफ मार्क बन सकता है। हर साल ये कट ऑफ मार्क अलग होता है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर हर साल अलग हो जाता है। अगर आपके बच्चे का नीट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो किसी भी तरीके से कोई भी आदमी आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में कोई एमबीबीएस एडमिशन नहीं दिलवा सकता। इंडिया में किसी भी मेडिकल कॉलेज में कोई डायरेक्ट एडमिशन की फैसिलिटी नहीं है। तो किसी के लालच में आके, किसी के झांसे में आके अपने पैसे और वक्त मत बर्बाद कीजिएगा। एक बात और जानना जरूरी है कि जो भी एडमिशन होंगे वो नीट में जो बच्चे का ऑल इंडिया रैंक आएगा उसके बेस पे होंगे। बहुत सारे माँ बाप को ये एंजाइटी होती है कि वो एक पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट करते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि अगर उसके बच्चे को उस कॉलेज में जाना है तो उस कॉलेज में जाने के लिए उसको कितने नंबर लाने पड़ेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी आदमी आपको ये बात नहीं गारंटी कर सकता कि इतने नंबर पे आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। जो भी एडमिशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑल इंडिया रैंक के बेस पे होगा और ऑल इंडिया रैंक को आज के दिन में जब तक बच्चे का रिजल्ट नहीं आता है कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीट नेविगेटर से ज्यादा एडवांस डाटा एनालिटिक्स पूरे इंडिया में किसी के पास भी नहीं है और हमने पिछले 5 साल में बहुत सारे रिग्रेशन मॉडल्स और बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को ट्राई किया है और हमने ये देखा है कि किसी भी तरीके से मार्क्स और रैंक के बीच में कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है।
तो आपको यह समझना है कि अपने बच्चे के लिए जो वो बेस्ट डिलीवर कर सकता है वही उसकी परफॉर्मेंस का पैरामीटर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब वो बच्चा नीट क्वालिफाई कर जाएगा, उसको एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना रहेगा, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग। अब किसी भी कॉलेज लेवल पे कोई एडमिशन की कोई फैसिलिटी नहीं रही है। जो भी एडमिशन होंगे वो काउंसलिंग के थ्रू होंगे, और काउंसलिंग एक पूरी तरह से ऑनलाइन प्रोसेस है, जिसमें कि आपको आपके डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा और नीट रैंक के बेस पे सीट अलॉटमेंट होने वाली है। सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको फिजिकली जाके उस कॉलेज में रिपोर्ट करना रहता है और एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना रहता है। तो जब तक आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक आप अलॉटमेंट के बाद सीट ज्वाइन नहीं करेंगे, आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तीसरी बात आपको जानना जरूरी है कि इंडिया में अलग अलग तरह के कॉलेजेस हैं। 4 तरह के कॉलेजेस की हम बात करते हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि एम्स, जिपमा, एएमयू, बीएचयू, एएफएमसी। दूसरे जिनको हम बोलते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तीसरा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, और चौथे डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज होती हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को यह कंफ्यूजन होता है कि डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में क्या फर्क होता है। सबसे पहले मैं इसी फर्क को आपको समझाता हूं। प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज में यह फर्क होता है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज होती हैं वो रिस्पेक्टिव स्टेट के अंडर में आती हैं, जबकि डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली अंडर एनएमसी होती हैं। इसलिए जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका एडमिशन प्रोसेस एमसीसी के थ्रू होता है, जिसको हम ऑल इंडिया काउंसलिंग भी बोलते हैं। जहां तक जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज की बात करें, वो रिस्पेक्टिव स्टेट के काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही सीट अलॉटमेंट होती है। आपको यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप किसी डीम्ड कॉलेज में एडमिशन प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सेंट्रल काउंसलिंग, जिसको कि हम एमसीसी काउंसलिंग भी कहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी रहेगा। एक और बात यहां पे समझना जरूरी है कि प्राइवेट और डीम्ड में हर साल फीस स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपना एक बजट प्लान लेके चलें। जहां तक हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 2 तरीके से सीट अलॉटमेंट होने वाली है। एक जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया कोटा, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट होने वाला है। हमारे देश में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें 15% सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सेंट्रल काउंसलिंग के द्वारा अलॉटमेंट होने वाली है। बाकी बची 85% सीट्स, जिसको हम स्टेट कोटा भी बोलते हैं, वो उस स्टेट के मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू ही एग्जीक्यूट होने वाली हैं। रही बात सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की, उनकी सभी सीट्स पूरी तरह से सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू ही अलॉट होने वाली है। अगर कोई भी एम्स जिस भी स्टेट में है उसमें उस स्टेट का कोई कोटा नहीं होता है। यहां पे एक बात और जानना जरूरी है कि किसी भी एम्स में कोई भी एनआरआई कोटा नहीं होता है। सिर्फ एम्स दिल्ली में 7 सीटें फॉरेन नेशनल्स के लिए हैं, और उनका भी एक हायर फीस स्ट्रक्चर है, और उनमें भी अल्टीमेटली जो एडमिशन होने वाला है वो सिर्फ एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू ही होने वाला है। बहुत सारे लोग आपको ये लालच दे सकते हैं कि हम आपको कॉलेज के लेवल पे फीस नेगोशिएट करवा देंगे, कॉलेज में आपकी सीट बुक करवा देंगे, कॉलेज में हम आपकी मैनेजमेंट से बात करवा देंगे। प्लीज ऐसे किसी भी झांसे में मत आइए। यह झांसा आपको सिवाय नुकसान देने के और कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारे देश में एक एक एडमिशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रोसेस के थ्रू ही होने वाला है। तो आपको इस प्रोसेस की एक फेयर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आप अपने आप को एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए प्लान कर सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको मेडिकल एडमिशंस का सोचना है तो यह बात जरूर ध्यान में रखिए कि मेडिकल एडमिशन इज नॉट अबाउट एडमिशन इनटू एनी मेडिकल कॉलेज। आपको अपने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है यह बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी काउंसलिंग को किस लेवल तक ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि हर काउंसलिंग के कम से कम 4 राउंड होते हैं, और 4 राउंड्स में एक मेरिट मूवमेंट होती है। क्योंकि 2 तरह की काउंसलिंग होने वाली है और 4 तरह के राउंड्स होने वाले हैं, इसलिए एक बच्चे को उसके रैंक पे क्या कॉलेज मिल सकता है यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप अपने डाटा एनालिटिक्स को कितना ऑप्टिमाइज करके एक सही डिसीजन ले लें और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में टारगेट कर सकें। यहां पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मेडिकल एडमिशंस को लेके
इंडिया में डाटा बहुत अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पब्लिश होता है। जो जनरली आप कट ऑफ्स देखते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होती हैं। आज के दिन में बहुत सारे माँ बाप एआई सॉल्यूशंस को यूज करते हैं, चैट जीपीटी को यूज करते हैं, परप्लेक्सिटी को यूज करते हैं, बट प्लीज अंडरस्टैंड जो भी एलएलएम मॉडल है वो सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा को ही प्रेजेंट कर सकता है। जबकि जब हम काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग में आपको रियल टाइम डाटा के ऊपर डिसीजन मेकिंग करना जरूरी रहता है। तो इसलिए अगर आप अपनी काउंसलिंग को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आपको सभी मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट मूवमेंट और कट ऑफ्स के बारे में ऑथेंटिक और सही जानकारी मिले। अगर आप एक अच्छी गाइडेंस से एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चे का एडमिशन प्लान करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है कि एक बार आप नीट नेविगेटर के साथ कांटेक्ट जरूर कीजिए, क्योंकि नीट नेविगेटर आपको एडवांस्ड एनालिटिक्स के बेस पे आपके डोमिसाइल कैटेगरी कोटा और नीट रैंक के बेस पे बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाने में गाइड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बने रहिए नीट नेविगेटर और नीट मनोबल के चैनल के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।